दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या पूछा गया है, एक सैंपल को 4358 वेवलेंथ के साथ एक्साइट किया गया है जो वेवलेंथ मरकरी प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट एक्साइटमेंट एक रमन लाइन आपको देखने को मिला है और उसका वेवलेंथ है 4447 एंगस्ट्रॉम। तो आपको कैलकुलेट करना है कि रमन शिफ्ट कितना हुआ। मैं इसके साथ आपको और एक प्रॉब्लम एडिशन कर देता हूं कि ये जो रमन लाइन ऑब्जर्व्ड हुआ है इसका नेचर क्या है, ये स्टोक्स लाइन है या फिर ये एंटी स्टोक्स लाइन है। ठीक है, तो आप पहले एकदम बेसिक समझ लो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के जो नॉर्मल कंसेप्शन आपको जानना जरूरी है, दैट इज एनर्जी का इक्वेशन, जहां पे E है एनर्जी, H है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो hc बाई लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज वेवलेंथ, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और इसको आप और एक तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो hc न्यू बार। ये न्यू बार क्या है, न्यू बार इज 1 बाई लैम्डा और इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। तो एनर्जी के साथ अगर पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है, एनर्जी के साथ वेवलेंथ का रिलेशन क्या है और एनर्जी के साथ वेव नंबर का रिलेशन क्या है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि E equals to h nu, so energy is directly proportional to frequency। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। लैम्डा के साथ कैसे प्रोपोर्शनल है, एनर्जी इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा, मतलब लैम्डा जितना बढ़ेगा एनर्जी उतना घटेगा। एंड थर्ड वन इज न्यू बार, इसके साथ एनर्जी का रिलेशन है E इक्वल्स टू एच सी न्यू बार। न्यू बार यानी कि वेव नंबर, सो वेव नंबर के साथ भी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है कि वेव नंबर जितना बढ़ेगा एनर्जी भी उतना बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। अब आते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसको आप बहुत ही आसान सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल के ऊपर फोटोन बीम को इंसिडेंट आप करते हो तो उसका खुद का कुछ एनर्जी होगा, सपोज उसका एनर्जी है E0। नाउ आफ्टर स्कैटरिंग जो स्कैटर्ड रे आपको मिलेगा उसका अगर एनर्जी बिल्कुल ही सेम हुआ देन हम उसको बोलेंगे इलास्टिक कलिशन। ठीक है, कि फोटोन बीम के साथ मॉलिक्यूल का कॉलिशन होने के बाद एनर्जी का कोई भी चेंज नहीं हुआ, इंसिडेंट जो फोटोन बीम था उसका भी एनर्जी था E0 और जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसका भी एनर्जी E0। सो इस टाइप के कलिशन को हम इलास्टिक कलिशन बोलते हैं, विच इज अनरियल। इतना आइडियल कंडीशन कभी नहीं मिलता। एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई आप रेडिएशन को इंसिडेंट करोगे, अगर उसका एनर्जी E0 होगा तो स्कैटर्ड रेडिएशन का एनर्जी या तो फिर E1 होगा या तो फिर E2 होगा। 1 2 ना करके चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, या तो फिर EL होगा या तो फिर EH होगा। L मतलब लोअर, L फॉर लोअर एनर्जी एंड H फॉर हायर एनर्जी। अब किस केस में लोअर एनर्जी आपको मिलेगा आफ्टर स्कैटरिंग, जब इस मॉलिक्यूल ने इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया होगा, करके खुद एक हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इन दैट केस स्कैटर्ड रेडिएशन का एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन के एनर्जी से कम होगा। इसको अगर आप h न्यू से रिप्रेजेंट करोगे तो इंसिडेंट रेडिएशन का अगर आप h न्यू 0 लिखते हो तो स्कैटर्ड रेडिएशन का होगा h न्यू l। h कांस्टेंट है तो ये सेम रहेगा, सिर्फ न्यू 0 और न्यू l के बीच में डिफरेंस होगा, न्यू 0 विल बी ग्रेटर देन न्यू l। सिमिलरली अगर आप इस चीज को लैम्डा से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तब ये रिलेशन ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे, hc बाई लैम्डा 0 ग्रेटर देन hc बाई लैम्डा l। बट यहां पे आप देखो वेवलेंथ हमेशा एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि स्कैटर्ड रेडिएशन का जो लैम्डा होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इंसिडेंट रेडिएशन का लैम्डा। एंड फॉर दिस टाइप ऑफ केस, ये जो केस मैंने दिखाया जिसमें मॉलिक्यूल ने इंसिडेंट रेडिएशन का कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया था, तब हमें जो रमन लाइन मिलेगा, जो रमन स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड स्टोक्स लाइन। ठीक है, तो स्टोक्स लाइन का स्पेशलिटी आपको क्या याद रखना है कि स्कैटर्ड
रेडिएशन का वेवलेंथ विल बी ग्रेटर देन द इंसिडेंट रेडिएशन वेवलेंथ। बट अगर कोई फ्रीक्वेंसी पूछे देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन विल बी ग्रेटर देन स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा केस कौन सा है? जब स्कैटर्ड रेडिएशन का एनर्जी हायर होगा, हायर देन इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी। और ये कब हो सकता है? जब ये मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी को अपने से रिलीज करे, तब जाके वो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी के साथ एडिशन हो जाएगा और हमको जो स्कैटर्ड रेडिएशन मिलेगा उसका एनर्जी हायर होगा देन द इंसिडेंट रेडिएशन। बट ये तभी पॉसिबल है जब द मॉलिक्यूल इज इन ए वेरी हाई एनर्जेटिक अनस्टेबल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। अगर मॉलिक्यूल हाई एनर्जेटिक अनस्टेबल सिचुएशन में है तभी वो एनर्जी को रिलीज कर पाएगा। और नॉर्मली क्या होता है? इन केस ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेट्स एब्जॉर्ब्ड। अब एब्जॉर्ब्ड के केस में हमने ऑलरेडी देख लिया था। इसमें हमको क्या मिलता है? इसमें हमको स्टोक्स लाइन मिलता है। जो रमन लाइन मिलता है उसको हम स्टोक्स लाइन बोलते हैं। इसका खासियत क्या है कि स्कैटर्ड रेडिएशन का एनर्जी कम होगा इंसिडेंट रेडिएशन से, फ्रीक्वेंसी भी कम होगा इंसिडेंट रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी से, लेकिन लैम्डा ज्यादा होगा इंसिडेंट रेडिएशन के लैम्डा से। तो जिस केस में एनर्जी रिलीज हो रहा है तब सिचुएशन क्या होगा? जिस केस में एनर्जी रिलीज हो रहा है तब हमको जो लाइन मिलेगा उसको हम बोलेंगे एंटी स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइन। और इसका खासियत ऐसा होगा कि एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन विल बी ग्रेटर और हायर देन इंसिडेंट रेडिएशन। Frequency of the scattered radiation will be also higher than the incident frequency। बस चेंज क्या होगा? wavelength। wavelength of the scattered radiation will be lower than wavelength of the incident radiation। तो ये तीन हो गया for anti-Stokes line और ये तीन क्राइटेरिया हो गया for Stokes line। और दोनों ही किस टाइप का collision के लिए appropriate है? These are for inelastic collision। इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कलिशन और तभी जाके हमको मिलता है रमन स्पेक्ट्रा। अब आप क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पे क्या दिया गया है आपको कि इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ दिया गया है 4358 एंगस्ट्रॉम। ये है इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ यानी कि लैम्डा 0। एंड आफ्टर दैट आपको जो रमन लाइन मिला है उसका वेवलेंथ कितना है? उसका वेवलेंथ है लैम्डा इक्वल्स टू 4447 एंगस्ट्रॉम। तो ये 4358 से ज्यादा है या कम है? ये इंसिडेंट रेडिएशन के लैम्डा से ज्यादा है। और ये कौन सा क्राइटेरिया होगा फिर? आप देखो और एक बार। स्कैटर्ड रेडिएशन का वेवलेंथ अगर इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज फॉर स्टोक्स लाइन। तो यहाँ पे आपको जो रमन लाइन मिला है दैट इज नथिंग बट स्टोक्स लाइन। ये जो क्वेश्चन आपको मैंने किया था कि ये आपको स्टोक्स लाइन मिलेगा या एंटी स्टोक्स लाइन, आंसर होगा स्टोक्स लाइन। और क्वेश्चन में क्या पूछे हैं कि रमन शिफ्ट कितना होगा? रमन शिफ्ट आप कैसे निकालोगे? बस आपको ये दो लाइन के यानी कि जो एक्चुअल इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है और जो स्टोक्स लाइन आपको मिला है इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ है 4358 एंगस्ट्रॉम, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए? आंसर चाहिए वेव नंबर पे यानी कि न्यू बार। वेव नंबर का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। एंड वेव नंबर मतलब 1/λ। तो इसको अगर आप वेव नंबर के तौर पे लिखोगे तो क्या आएगा? 1/4358 इंटू एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसका कैलकुलेट करके आप देखना 22946.31 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। ये क्या है? दिस इज फॉर इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है। अब जो स्कैटर्ड रेडिएशन है जिसके रिगार्डिंग आपको रमन लाइन मिला है उसके लिए भी सेम कैलकुलेशन आप कीजिए। फॉर रमन लाइन, कौन सा लाइन है ये? स्टोक्स लाइन। फॉर रमन स्टोक्स लाइन जो न्यू बार फ्रीक्वेंसी है उसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 1/λ क्या दिया हुआ है? 4447 इतना एंगस्ट्रॉम मतलब इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसका भी कैलकुलेशन जब आप करोगे आपका आएगा 22487.07 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको शिफ्ट निकालना है। शिफ्ट मतलब चेंज, एनर्जी शिफ्ट हो या फिर वेव नंबर शिफ्ट हो। शिफ्ट मतलब चेंज आपको
डिटरमाइन करना है। तो चेंज कितना होगा, इन दोनों वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा 459.24 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 460 सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। दिस विल बी योर रमन शिफ्ट। कौन से ऑप्शन में ये आपको मिलेगा, आप देखो ऑप्शन 4 में है 460 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस।